हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पहुंच चुके हैं 77वें दिन में। डे 77 में हम लोग पहुंच चुके हैं और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ISFR 2019 की रिपोर्ट को लेकर, यानी कि योर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस चैनल पे हमने इसको पूरे के पूरे डिटेल्ड तरीके से कवर किया हुआ है। इसमें 10 वीडियो की ये सीरीज है, 9 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं, एक वीडियो और बचा है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको कल तक मिल जाएगा। तो पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है। बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, मतलब क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। 2 या 3 क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्टेड है और क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा, जो मैं यहाँ पर जिस तरह की क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, अगर आप इस तरीके की चीजें अपने नोट्स में इंक्लूड करते हैं, इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस 100% आप लोगों के बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो 2 या 3 दिन में हम इस रिपोर्ट को पूरा लगभग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। बाकी हमने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पे जो वीडियोस हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाए हुए हैं, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो पूरी की पूरी जो सीरीज है वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफी बड़ी रिपोर्ट होती है, 250 पन्ने के आसपास की रिपोर्ट होती है, लेकिन हमने इसको कवर करने की कोशिश की है। इसकी समरी भी अवेलेबल है। ठीक है, इसकी समरी भी PDF के फॉर्म में अवेलेबल है। वो आप पहले थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए और उसके बाद वो जो समरी का पार्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से अगर आप डाउनलोड करके रख लेंगे तो आपको बेसिकली कुछ नोट डाउन करने की भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप वीडियो देख लीजिए, नोट्स वहां से पढ़ लीजिएगा, आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फिर से एज यूजुअल कि प्लीज कोर्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट यह है कि अब ये कोर्स आप कह सकते हैं कि अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग 77वें दिन में पहुंच चुके हैं। आज के बाद सिर्फ 13 दिन का कोर्स और बचा हुआ है। ठीक है, हालांकि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड होने के चांसेस पूरे हैं। 20 तारीख को हमें यह भी पता लग जाएगा कि आने वाली डेट्स एग्जाम की कब होंगी, लेकिन फिर भी ये 90 दिन की सीरीज जो है इसको 90 दिन में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे आगे इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। 90 डेज की ये सीरीज रहेगी। इसके बाद अगर कुछ और चीज के लिए आपको अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों की कोई डिमांड है, आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियोस जो है वो बना के दें आपको आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो उसका भी आप हमें चीजें जो है वो फीडबैक जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो लोग यहाँ पर नए हैं, जिनको लग रहा है कि इस तरीके की सीरीज जो है, इस तरीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है, जो कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम में अगर हेल्पफुल हो सकते हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट की वीडियोस है या जो भी हमारी तरफ से अपडेट्स आता है उसकी नोटिफिकेशंस मिस ना हो। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको पता है जैसे ज्योग्राफी वगैरह चल ही रही है और साथ ही में हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज को भी स्टार्ट किया है। अभी हमारे पास 1-2 डिमांड और है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर भी कुछ डिमांड है और 1-2 सब्जेक्ट्स को लेकर और डिमांड है। तो उस पर देखते हैं हम क्या काम कर सकते हैं और जल्द से जल्द हम उस पर अपना काम जो है वो स्टार्ट करेंगे और 1 या 2 कोर्स आपके लिए विदिन, मैं कह सकता हूं कि अगले 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर आपके लिए 1 से 2 कोर्स और जो है वो नए लाइव हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से मैं वही कहना चाहूंगा रोज की तरह कि जो हमारा मिशन है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, इसमें थोड़ा सा अपना योगदान जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे आप इस पे योगदान करते जाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट हमें बढ़ता जाएगा, तो चीजें करना हमारे लिए और ज्यादा पॉसिबल होगा और हम आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोर्स जो है वो ला सकते हैं, अच्छे से अच्छे कोर्स आप लोगों के लिए ला सकते हैं। चैनल में आप लोग हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, आपको क्वालिटी वगैरह का आइडिया है। ठीक है, कि क्वांटिटी के पीछे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं भागते हैं, क्वालिटी पे हमारा पूरा फोकस रहता है और उसी क्वालिटी के दम पर आप कोई भी एग्जाम वगैरह जो है वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पर बहुत सारे और भी एग्जाम्स को हम लोग कैटर करेंगे यहाँ पर इस चैनल के थ्रू। अभी हम लोग ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन आप लोगों के एंड से जितना ज्यादा आएगा और जितना जल्दी आएगा उतना हम लोगों के लिए काम करने में और ज्यादा आसानी होगी। तो ठीक है, कंट्रीब्यूशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जो चाहें वो कंट्रीब्यूट, जितना चाहें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप लोगों के द्वारा किया गया छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी जो है वो किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के दिन का डिस्कशन। देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन रेफरेंस टू दी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ISFR जो रिपोर्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं, इनको कंसिडर करना है। पहला है कि ये रिपोर्ट जो है वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1987, यानी कि पहली बार ये जो रिपोर्ट है 1987 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये इंडिया है, इंडियन नहीं है। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, स्टेट जो रिपोर्ट है वो पहली बार 1987 में पब्लिश हुई थी, ये लिखा गया है।
दूसरा लिखा गया है कि इट इज बीइंग पब्लिश्ड एनुअली, यानी कि ये हर साल पब्लिश की जाती है, सालाना पब्लिश की जाती है। अगला स्टेटमेंट लिखा गया है कि 2019 का एडिशन था, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इस रिपोर्ट का 16th एडिशन था, यानी कि 16वां संस्करण था। और चौथे स्टेटमेंट में दिया गया है कि ISFR इज बीइंग प्रेजेंटेड इन 2 वॉल्यूम्स सिंस 2015, यानी कि जो ISFR की जो रिपोर्ट है वो 2 वॉल्यूम्स में आ रही है 2015 से। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ये इसके कह सकते हैं कि रिपोर्ट के ऊपर एक तरीके से इंट्रोडक्शन जो है रिपोर्ट का, उसमें से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को थोड़ा सा पता होनी चाहिए इस रिपोर्ट वगैरह के बारे में। तो 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है, जवाब आप दे सकते हैं। यहाँ पर ISFR 2019 को लेकर सवाल है, ठीक है। देखिए सी इसका सही जवाब है, दैट इज ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। बाकी जो 2 and 4 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये एनुअली पब्लिश नहीं होती है, ठीक है, ये बाइनली पब्लिश होती है। बाइनली का मतलब है 2 साल में एक बार, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो ये 2 वॉल्यूम में आ रही है वो 2015 से नहीं आ रही है, 2019 की जो रिपोर्ट है वो पहली बार 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई है, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं वो सही है कि 1987 में पहली बार पब्लिश हुई है और हर 2 साल में आती है। तो 2019 का जो है यानी कि 1987 से बाद 32 साल, तो ये उसका 16वां संस्करण था, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाइनली लिखा हुआ है, फर्स्ट पब्लिश इन 1987, 19 का जो संस्करण है दैट इज 16th वन। और फॉर द फर्स्ट टाइम ISFR 2019 जो है इज बीइंग प्रेजेंटेड इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। मैंने आपको बताया वॉल्यूम 1 क्या बताता है, वॉल्यूम 1 बताता है प्रेजेंट्स चैप्टर्स गिविंग नेशनल लेवल असेसमेंट्स, वेयर एज वॉल्यूम 2 जो है वो आपको ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो है वो अलग से आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसके बाद ISFR जो है इट मीट्स द वाइटल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द फॉरेस्ट्री सेक्टर ऑफ द कंट्री एंड इज वाइडली यूज्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एट द नेशनल लेवल एज वेल एज द स्टेट्स एंड यूटीज लेवल पे, ठीक है। और जो डेटा बेसिकली ISFR देता है, ISFR में जो डेटा दिया होता है वो सिर्फ नेशनली यूज नहीं होता है बल्कि उसका इंटरनेशनल यूज भी किया जाता है। और इंटरनेशनल में जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, CBD है जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये भी इसका जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इंडिया के कंसेप्ट में। अगर हम बात करें इंडिया के, अगर हम फॉरेस्ट के कंटेक्स्ट में बात करें तो इसलिए इसके जो हम इसीलिए हम इस रिपोर्ट को अलग से कवर कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हमने जो पहले रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा था हम इसके क्वेश्चंस वहां पर भी कवर कर सकते थे, लेकिन हमने इसको अलग से इसलिए कवर किया है क्योंकि ये रिपोर्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फॉरेस्ट कवर टर्म यूज्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन ISFR इंक्लूड। फॉरेस्ट कवर एक टर्म यूज किया जाता है, फॉरेस्ट कवर जो FSI द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट है दैट इज ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म यूज होता है दैट इज योर फॉरेस्ट कवर। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, आपका ट्री कवर है, बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन ये एक टर्म यहां पर हमने पूछा है आपसे कि फॉरेस्ट कवर जो टर्म है उसका मतलब क्या है, वो क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। All the tree patches which have canopy density more than 20% and area of 1 hectare or more in size. अगला है all tree patches which have canopy density of more than 10% and area of 1 hectare or more in size. All tree patches जिसकी canopy density जो है वो 10% से कम है और एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है। और अगला दिया गया है कि all tree जिनकी canopy density जो है वो 20% से कम है और एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है। तो फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या है ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉरेस्ट कवर के बारे में जस्ट आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। बताएंगे आप लोग यहां पर क्या है। इसमें 2 कंसेप्ट का यूज है बेसिकली, एक तो कैनोपी डेंसिटी का साइज और दूसरा क्या एरिया है, ठीक है, जो आपका पैच है उसका एरिया क्या है, ठीक है। देखिए 20 का सही जवाब है, ध्यान रखेंगे कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए और जो एरिया है, पैच का जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस एरिया को बोला जाएगा फॉरेस्ट कवर, ठीक है। कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई पेड़ है, इसके ऊपर आपने देखा है कि इस तरीके से होता है, तो ये बेसिकली इसकी कैनोपी कहलाती है, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको बोला जाता है कैनोपी, ठीक है। और ये वाला जो बेसिकली इसका अगर आप ऐसे करके नीचे देखेंगे तो यहां पर जो एरिया बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है, अगर आप किसी भी एरिया ऑफ लैंड को ले रहे हैं, सपोज करिए आप इतने एरिया ऑफ लैंड को ले रहे हैं, इसमें से जो इतना एरिया इसने कवर किया है तो इसका जो परसेंटेज आप निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी योर ट्री कैनोपी डेंसिटी, ठीक है। और ओवरऑल एरिया का अगर ये 10% से ज्यादा है तो इसको लिया जाएगा और जो साइज ऑफ द पैच है, ठीक है, वो आपका 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो उस एरिया को मान लिया जाएगा फॉरेस्ट कवर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। फॉरेस्ट कवर टर्म यूज्ड बाय FSI इंक्लूड्स ऑल ट्री पैचेस व्हिच हैव
कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% एंड एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर और मोर इन साइज, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लीगल स्टेटस एंड स्पीशीज कंपोजिशन, कि वहां का लीगल स्टेटस क्या है या वहां पर स्पीशीज कौन सी पाई जाती है उससे मतलब नहीं है। सिर्फ दो ही क्राइटेरिया है, एक तो आपके ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होनी चाहिए और दूसरा कि जो साइज है वो 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और टर्म है दैट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब है ये ऐसी सारी की सारी लैंड्स हैं जो नोटिफाइड है एज फॉरेस्ट, ठीक है, अंडर एनी गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स और रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि जो सरकारी खातों में जो सरकारी रिकॉर्ड्स में एज अ फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है या नोटिफाइड है, ठीक है, वहां पर भले ही फॉरेस्ट कवर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मे और मे नॉट हैव फॉरेस्ट कवर, वहां पर एक्चुअल में फॉरेस्ट कवर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। ये अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर ये फॉरेस्ट एरिया नोटिफाइड है तो दैट विल कम अंडर एज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। इसलिए जो फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये ओवरलैप करते हैं बट दे आर नॉट को टर्मिनस विद ईच अदर, मतलब इनकी जो बाउंड्रीज है वो सेम नहीं है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला सर्किल है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, RFA, दैट इज योर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। और इसमें से जो ये लाइट वाला पार्ट है दिस इज योर फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया विदाउट फॉरेस्ट कवर, यहां पर फॉरेस्ट कवर नहीं है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपका, राइट हैंड साइड वाला जो आपका ये सर्किल है दिस इज योर फॉरेस्ट कवर, ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर है। और इसमें जो ये वाला एरिया है दिस इज योर फॉरेस्ट कवर जो तो है लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं है, यानी कि ये इतना एरिया जो है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो वो फॉरेस्ट कवर है। एक्चुअल में फॉरेस्ट कवर होने का मतलब क्या है कि ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है और जो एरिया, जो साइज का एरिया है वो 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है, ठीक है। और बाकी जो ये बीच का एरिया है ये दोनों कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि इतना एरिया जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी है, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में रिकॉर्ड भी है और एक्चुअल में ये फॉरेस्ट कवर भी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों एरिया ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन को टर्मिनस नहीं है, को टर्मिनस नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं या तो रिकॉर्ड करने में कुछ इसका इशू है कि रिकॉर्ड गलत किया गया है गवर्नमेंट द्वारा या पहले रिकॉर्ड किया गया है अब वहां पर फॉरेस्ट नहीं है, इस तरह की सब चीजें हैं, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में और जो रिकॉर्डेड है उसमें थोड़ा सा मिसमैच है, इसलिए ये दो टर्म बन गए हैं, अदरवाइज ये एक ही टर्म होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। कुछ स्टेट्स के नाम यहां पर दिए गए हैं, राज्यों के 4 नाम दिए गए हैं आपको, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हमें बताना है कि एज पर ISFR 2019 द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, कि किस राज्य में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो मतलब बढ़ते से नीचे को लगाना है, बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम में लगाना है, मतलब ठीक है, सबसे ज्यादा पहले और उसके बाद जो नीचे को कम हो रहा है उस तरीके से हमने इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर लगाना है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर के आधार पर भी होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर भी होता है, हर चीज के आधार पर डेटा जो है वो इस रिपोर्ट में दिया गया है। तो फिलहाल हम पूछ रहे हैं आपसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर, ठीक है। चलिए जवाब बताएंगे आप लोग इसका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एज पर ISFR 2019 करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है। ध्यान रखिएगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है। देखिए ऑप्शन जो सही है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि 3124। सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद उड़ीसा में है और उसके बाद है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस डेटा को हमने टेबल के फॉर्म में यहां पर दिखाने की कोशिश की है। वैसे जो पूरी की पूरी एक्चुअल रिपोर्ट है अगर आप में से किसी ने वो देखी है, पढ़ी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा स्टेट वाइज डेटा दिया रहता है ठीक है, कि एक बड़ी सी टेबल दी रहती है जिसमें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का डेटा दिया रहता है। उसमें से हमने आप लोगों के लिए ये डेटा जो है फेच आउट किया है, फिगर आउट किया है, और जो इंपॉर्टेंट डेटा है, यानी कि जैसे इसमें देख लीजिए आपको दिख रहा है टॉप 5 स्टेट्स और बॉटम 5 स्टेट्स, ठीक है। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज का अलग है और नॉर्थ ईस्ट का अलग है। तो हमने आप लोगों के लिए डेटा को जो है वो काफी अलग तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो वीडियो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की चीजें उसमें इंक्लूड की गई है, काफी सारे उसमें जो पूरा का पूरा डेटा रिपोर्ट में दिया गया है, ठीक है। जैसे सारी की सारी स्टेट्स का डेटा दिया गया है, बड़े मतलब वो एक तरीके से क्या है कि स्टेट्स का डेटा आपको दिया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। उसमें से कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है उसको हमने फिगर आउट करके इस तरीके की टेबल्स बनाई गई हैं, कुछ बार ग्राफ्स वगैरह बनाए गए हैं। बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने उस वीडियोस में और जो समरी इसकी आने वाली है उसमें, दोनों में हमने बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से डेटा को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जिसने अगर वो वीडियो सीरीज फॉलो नहीं की है तो प्लीज कर लीजिए, अभी भी टाइम है एग्जाम में, और अभी आप लोगों को एटलीस्ट 1 महीना आगे को और मिलेगा, तो प्लीज थोड़ा सा उसको कर लीजिए जल्दी से। सिर्फ 10 वीडियो है, मोस्ट प्रोबेबली आपको
4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा और उसमें वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें एग्जाम में उसमें से आता है तो फिर वो गलत नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो इतना दिया गया है, महाराष्ट्र इतना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश 5 यहाँ पर दिए गए हैं टॉप 5, और बॉटम 5 भी यहाँ पर दिए गए हैं, सिक्किम, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा और गोवा। ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें से अगर ये वैल्यूज आप याद ना रख पाए कोई बात नहीं, वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूज एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको एटलीस्ट ये जो ऑर्डर है ये पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा जो है दैट इज अंडमान एंड निकोबार है, उसके बाद इस तरीके का ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है नॉर्थ ईस्ट का रीजन हमेशा इन तरीके की चीजों में, इस मामलों में, तो आसाम सबसे ज्यादा है, उसके बाद मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, सिक्किम को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, मिजोरम को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो चाहे तो आप इन दोनों को यहाँ पर लगा सकते हैं, तो आप इनको अगर यहाँ पर लगाएंगे तो सिक्किम यहाँ पर आएगा क्योंकि सिक्किम का इससे कम है, और उसके बाद आ जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश को अगर आप लगाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे आगे से आएगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ गए आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पब्लिश्ड ISFR 2019 विच स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज और आर नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट वर्ड आया है, ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन है द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज 21.67% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी कि ISFR 2019 के हिसाब से जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर क्या है ये अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.67% है, किसका? जो देश का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है या फिर पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका, पहली चीज। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि कैनोपी डेंसिटी क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उनके द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है वो मैक्सिमम है, फॉलोड बाय मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट। यानी कि सबसे पहले अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये बोल रहा है कि वेरी डेंस सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, उसके बाद मॉडरेटली डेंस कर रहा है और उसके बाद ओपन फॉरेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब कौन सा इनमें से सही नहीं है आपको ये बताना है। तो 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट आपको बताना है ISFR 2019 के अकॉर्डिंग, और मेजर बात की जा रही है फॉरेस्ट कवर को लेकर। ठीक है, ये देखिए 20 का जो है ऑप्शन सही है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है ये देखते हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में। देखिए, टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री जो है एज पर करंट असेसमेंट इज इतना है। ठीक है, 712,249 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 21.67% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। तो ये तो सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है कि अगर हम कैनोपी डेंसिटी क्लास के अकॉर्डिंग बात करें तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया है वो है 3.02%, MDF दैट इज योर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वो है 9.39%, और ओपन फॉरेस्ट का जो है वो है 9.26%। तो अगर हम इसको ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे ज्यादा हमारा जो है दैट इज योर मॉडरेटली डेंस, उसके बाद है हमारा ओपन फॉरेस्ट और उसके बाद है वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया। यही जो सारी की सारी परसेंटेजेस है वो आपको यहां पर इस पाई चार्ट में भी दिखाई गई है। ठीक है, MDF इज 9.39, OF इज 9.26, VDF इज 3.02, स्क्रब भी दिया गया है और नॉन फॉरेस्ट भी आपको दिया गया है, यानी कि इतना तो फॉरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, और बाकी आपको यहां पर ये डेटा दिया गया है। अब देखिए, इसमें आप एक चीज का और ध्यान रखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि नॉन फॉरेस्ट अलग है और फॉरेस्ट जो है वो अलग है। मतलब नॉन फॉरेस्ट अगर आप कहें, आप 100% में से अगर फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट को हटाएंगे, ठीक है, 100% में से अगर आप नॉन फॉरेस्ट को हटाएंगे तो आपका फॉरेस्ट कवर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक टर्म ये और है स्क्रब। स्क्रब जो है वो भी फॉरेस्ट कवर में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहां पर नीचे, इसीलिए आपको ये टेबल दिया गया है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 70% या उससे ज्यादा है। ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होती है ये मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरीके से जो ट्री के ऊपर का कैनोपी होता है उसका पूरा नीचे को एरिया लिया जाता है, दैट इज योर प्रोजेक्टेड एरिया, और उसके अकॉर्डिंग उसकी एरिया को टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी निकाली जाती है। ठीक है, तो 70% या उससे ज्यादा अगर किसी भी एरिया की है तो उसको बोला जाएगा वेरी डेंस। ठीक, अगर 40% से ज्यादा और 70% से कम है तो उसको बोला जाएगा मॉडरेटली डेंस, और 10 से ज्यादा है और 40 से अगर कम है तो उसको बोला जाएगा ओपन फॉरेस्ट। लेकिन अगर किसी एरिया की जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है उसको 10% बोल दिया जाएगा तो वो कहलाएगा स्क्रब। ठीक है, वो कहलाएगा स्क्रब। अब देखिए, फॉरेस्ट तो यहां पर ये ठीक है। अब हमें एक चीज हमने पीछे पढ़ी है कि फॉरेस्ट कवर जो टर्म है उसमें क्या होता है कि ट्री कैनोपी डेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन 10%। ठीक है, तो इसलिए जो स्क्रब है, क्योंकि स्क्रब में 10% से कम है तो स्क्रब विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर फॉरेस्ट कवर। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉरेस्ट कवर में आपका क्या क्या आएगा, सिर्फ ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और यहां पर लास्ट में एक स्टेटमेंट और दी गई है कि इट मे बी सीन दैट वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो 57% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर है। टोटल फॉरेस्ट कवर मतलब ये तीनों को मिला के, ठीक है, इन तीनों को मिला के अगर आप इन दोनों का परसेंटेज देखेंगे एमडीएफ और वीडीएफ का, तो वो आपका इस तीनों का यानी कि 1, 2 और 3 अगर मैं मान के चलूं तो 1 मतलब 2 + 3 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3, ठीक है, यानी कि इसका परसेंटेज इनटू 100 अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये जो है दिस इज अराउंड 57%, ठीक है, 57.2% के आसपास है ये एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद जो ये नॉन फॉरेस्ट दिया गया है, इसका मतलब क्या है, जो इन चारों में से किसी में नहीं आता, यानी कि वेरी डेंस भी नहीं है, मॉडरेटली डेंस नहीं है, ओपन फॉरेस्ट नहीं है, स्क्रब भी नहीं है, उसको हटाने के बाद जो आएगा दैट विल बी योर नॉन फॉरेस्ट, और वो वाटर को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप समझ गए कि नॉन फॉरेस्ट मतलब पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में से अगर 100% हम बात करें तो 100% में से अगर आप ये 76.29 को घटाएंगे, ठीक है, तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि उतना जो है आपका वो आपका फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि आपको स्क्रब भी हटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि स्क्रब की जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से कम होती है। यहां पर क्वेश्चंस इसी डेटा में से बहुत सारे बन सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके की क्लास की, यानी कि वेरी डेंस में आपकी कैनोपी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, 70% या उससे ज्यादा, मॉडरेटली डेंस में 40 से 70 होनी चाहिए, ओपन में 10 से 40 होनी चाहिए, और स्क्रब जो है वो 10 से कम होनी चाहिए। तो ये आपको बेसिकली कंसेप्ट जो है पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने रिपोर्ट में अपने कवर किए हुए हैं। फिर से कहूंगा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हमने कवर की है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है, व्हाट आर, कुछ यहां पर नाम दिए गए हैं, देखिए बड़े टिपिकल से नाम है। व्हाट आर एविसीनिया ओसिफिनालिस, मोरिंडा सिट्रीफोलिया, राइजोपोरा मिक्रोनोटा, सोनेरेशिया एल्बा एज मेंशन्ड इन ISFR 2019। ISFR 2019 की रिपोर्ट के अंदर ये कुछ नाम दिए गए हैं बड़े टिपिकल से, बताना है ये क्या है, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट मैनग्रोव स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, मेजर बैम्बू जेनरा फाउंड इन इंडिया, मेजर फ्लोरल स्पीशीज विद हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक इन द फॉरेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। बताएंगे आप लोग क्या है ये, बड़े टिपिकल से नाम है, एविसीनिया ओसिफिनालिस, मोरिंडा सिट्रीफोलिया, राइजोपोरा मिक्रोनोटा, सोनेरेशिया एल्बा, ठीक है। क्या है ये सारे के सारे नाम ISFR में दिए गए हैं 2019 के, ठीक है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज ये जो आपके हैं, ये आपके हैं मेजर मैनग्रोव स्पीशीज, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। मैनग्रोव क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। मैनग्रोव्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, ठीक है। सॉल्ट टॉलरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये समुद्र के तट पर उगते हैं, सी शोर में उगते हैं, और वहां का पानी आपको पता है कि नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। तो ये इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जो इस तरीके का सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। किस रीजन में ये उगते हैं, ये उगते हैं आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन्स, ठीक है, अकरिंग मेनली बिटवीन 24 डिग्री नॉर्थ से 38 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है। इंटरटाइडल का मतलब होता है, सपोज कर लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, आपको टाइड्स पता है, दो टाइप के टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो जब हाई टाइड होगा तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, पानी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और जब लो टाइड होगा तो पानी इस पे यहीं तक होगा, यानी कि ये वाला एरिया जो है ये खुला रहेगा, ठीक है। तो कभी आप देखेंगे कि ये वाले एरिया में पानी होगा, कभी इसमें पानी नहीं होगा। दैट इज द बिटवीन द टाइड्स, इंटर टाइड्स, यानी कि दो टाइड्स के बीच में, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो रीजन है वो किस तरीके का, यानी कि वो जो रीजन है उसमें हमेशा उसके ऊपर पानी है ऐसा भी नहीं है, और हमेशा वो एक्सपोज टू आपका लैंड है, ठीक है, यानी कि हमेशा वो खुला हुआ है, डिवॉइड ऑफ वाटर है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो बिटवीन द टाइड्स उसमें चीजें जो है वो होती रहेंगी, ठीक। मैनग्रोव्स के बारे में आगे लिखा गया है कि दे एग्जिबिट वेरिड मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है कि इनमें जो चेंज है या एडेप्टेशंस है वो शेप में होता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि इनके जो फंक्शनल चेंज है वो कुछ चेंज हो जाते हैं, ये इस तरीके का कुछ एडेप्टेशन करते हैं। और क्यों करते हैं, टू सर्वाइव द लिमिटिंग फैक्टर्स दैट इज इम्पोज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, सैलिनिटी ज्यादा है, और डायरनल टाइडल अनिंडेशन है। जो डायरनल टाइडल अनिंडेशन का मतलब वो यही है जिस तरीके से मैंने आपको इंटरटाइडल रीजन के बारे में बताया, ठीक है। और कुछ इनके जो एडेप्टेशंस हैं, इसको लेके पहले क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है, वो है सकलेंट लीव्स। सकलेंट लीव्स का मतलब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कुछ लीव्स हैं किसी प्लांट्स की वो मोटी हो जाती है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर वाटर स्टोर्ड होता है।
फिर आप बात करते हैं सनकन स्टोमेटा की, उसमें भी वाटर स्टोर करने का काम होता है। एरियल ब्रीदिंग रूट्स में आप एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं जैसे बैंयन ट्री होता है, ठीक है, कि उसकी कुछ रूट्स जो है वो बाहर होती हैं, हवा में होती है, दे आर योर एरियल ब्रीदिंग रूट्स, उनको बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। फिर होती है एक आपका अडेप्टेशन है विविपेरी। विविपेरी का मतलब है कि जैसे कोई फ्रूट है, उसके अंदर सीड है, और वो फ्रूट जब आपका पेरेंट ट्री में या मदर ट्री में जब लगा हुआ है तभी उसके अंदर का जो सीड है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज द काइंड ऑफ एडेप्टेशन विच इज नोन एज विविपेरी, ठीक है। ये बड़ा कॉमन होता है इन मैनग्रोव्स। स्टिल्ट रूट्स एंड बटरेट रूट्स आपकी एक तरीके की रूट्स होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई पेड़ है, ठीक है, इसकी रूट्स अगर इस तरीके से है तो दीज आर योर स्टिल्ट रूट्स। अगर ये पेड़ है और इसकी रूट्स जो है वो इस तरीके से फैल चुकी है चारों दिशाओं में, तो दैट इज नोन एज योर आपका बटरेट रूट्स, ठीक है। ये आपके कुछ मैनग्रोव्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये भी हमने बड़े डिटेल में मैनग्रोव को पूरे एक पार्ट में उस सीरीज में कवर किया हुआ है, ठीक है, तीसरा पार्ट है उसका। चलिए, इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है जो इंडिया में पाई जाती हैं, दे आर योर एवेसिनिया ऑसिफिनेलिस, मोरिंडा सिट्रोफोलिया, राइजोपोरा मिक्रोनोटा, सोनेरेशिया एल्बा, एवेसिनिया एल्बा, ब्रुगुएरा सिलेंड्रिका, हेरेटेरिया लिटोरलिस, फिनिक्स पैलुडोसा, मोरिंडा सिट्रोफोलिया और सिरोपिस टगाल, ठीक है। ये कुछ नाम हैं जो इसमें दिए गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकता है कि ये चीज क्या है। ये इसमें से मैंने 4 नाम आपको दिए हैं, हो सकता है यूपीएससी 2 ही दे या 1 ही दे कि ये चीज क्या है, लेकिन आपको इसमें से एग्जैक्टली आपको स्पेलिंग वगैरह यहाँ इस नामों की याद नहीं रखनी है। अगर आप एक बार इनको देख चुके हैं, ठीक है, अगर आप सीरीज के थ्रू हो चुके हैं और गो थ्रू कर चुके हैं और देख चुके हैं, तो आपको ये बेसिकली नाम जो है वो याद रह जाएंगे, ठीक है। तो ये थे देखिए आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे कि डिस्कशन हम किस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस का, और किस लेवल पर आप लोगों की तैयारी में हम अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चीजों को, लोगों तक इन बातों को पहुंचाए कि यहाँ पर इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अभी हमारा चैनल नया है, हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप लोग जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा चीजों को शेयर करेंगे, कंटेंट के बारे में लोगों तक बात पहुंचाएंगे, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हमें जितना ज्यादा सपोर्ट मिलता जाएगा तो हम उतना ज्यादा काम आप लोगों के लिए फिर ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई डाउट है, किसी भी बात को लेकर कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपके फीडबैक्स का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। और हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल, सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। उन पे क्लिक करके प्लीज हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आइए, हमारे ग्रुप्स वगैरह जो है, हमारी कम्युनिटी जो है उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम लोग एक बड़ी जैसी कम्युनिटी बननी स्टार्ट होगी, कम्युनिटी बड़ी होती चली जाएगी, तो वहां के थ्रू भी हम आपको नोट्स है, क्विजेस वगैरह है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो वहां भी देते जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी बात को लेकर, तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पर, ठीक है। बाकी कंट्रीब्यूट अपना प्लीज थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है कंट्रीब्यूट जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कंट्रीब्यूट आप जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। और जो हमारा मिशन है कि एजुकेशन को एफोर्डेबल बनाना है, शिक्षा पर सभी का अधिकार है और ये सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इस मिशन पर जो हम काम कर रहे हैं उसमें आप अपना जो है वो भरपूर सहयोग हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में, अगले पार्ट में इसी पे कभी कंटिन्यू करेंगे ISFR को 1 या 2 दिन के लिए। और हाँ, मैं एक चीज और आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप अब देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत कम दिन इस कोर्स में बचे हैं, अराउंड 13 दिन बचे हैं आज के बाद। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के अगर वीडियोस चाहिए, 2-4 वीडियोस की अगर कहीं पर कोई डिमांड होगी 15-20 क्वेश्चन की, तो वो हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आपकी तरफ से कोई जवाब आएगा तो फिर हम उसको जिस तरीके से जो हमने प्लान किया हुआ है 90 डेज का, हम उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई स्पेशल डिमांड आती है कि किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस बनाए जाएं, क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं, तो वो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में, तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।